नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और ये है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, और इसका ये पार्ट 3 है। ठीक, मतलब दो पार्ट में हमने क्या पढ़ा है कि हमने दो पार्ट में एक तो राष्ट्रपति के से रिलेटेड पूरे संविधान के मतलब राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे उसको हमने स्टडी की। ठीक, और उसके बाद सेकंड पार्ट जब आया तो सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा, सेकंड पार्ट में हमने महाभियोग जैसी प्रक्रिया को पढ़ा और राष्ट्रपति की न्याय से संबंधित शक्ति को थोड़ा सा देखा। और उसके बाद भारत में जितने भी राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल था उसके बारे में हमने क्या किया, एक बार डिटेल किया। ठीक है, ओके। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति की शक्ति। तो राष्ट्रपति की शक्ति जो है, इसमें कौन कौन सी शक्तियां उसको दिया गया है संविधान से, कौन कौन से उसके अधिकार हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। ठीक, पढ़ने में वैसे भी राष्ट्रपति को पढ़ने में बहुत मजा आता है। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही एक तो ऐसा है कि बोलते जरूर है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख, क्लियर, मगर जब इसके बारे में स्टडी किया जाता है ना, तब पता चलता है कि वास्तव में राष्ट्रपति के लिए जो सरोजिनी नायडू ने स्टेटमेंट दिया था कि राष्ट्रपति सोने के पिंजरे में बंद एक चिड़िया है, वो सही कहा था। ठीक, कि उसके पास सारी सुविधाएं तो हैं, ठीक, मगर वह उन सुविधाओं को यूज नहीं कर सकता, और उसको अगर कुछ करना है तो उसको उस काम को करने के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना पड़ेगा। मतलब सिर्फ कहने के लिए ही वो सब कुछ है, मगर उसके अधिकार सीमित हैं। ठीक, क्लियर, मतलब उसके अधिकारों को बांध करके रखा गया है। ठीक है, क्लियर। तो जब राष्ट्रपति पढ़ो तो उसके बारे में वास्तविकता पता चलता है। ठीक है, ओके। ठीक, तो शुरुआत करते हैं अपन किसके बारे में, राष्ट्रपति का पार्ट 3, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। क्लियर। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति की शक्तियों में पहला आता है आपका कार्यपालिका शक्ति, दूसरा न्यायिक शक्ति, तीसरा विधायी शक्ति, चौथा कूटनीतिक शक्ति, पांचवा क्षमादान। एक्चुअली क्या क्षमादान जो है ना, वो क्षमादान आपका उसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं, क्षमादान आपकी न्यायिक में आ जाता है। ठीक है, ओके। फिर भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्षमादान शक्ति, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद आपातकालीन शक्ति, ठीक, फिर उसके बाद कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक हो गई, सॉरी, सैन्य शक्ति, फिर उसके बाद स्वविवेक की शक्ति, ठीक, फिर उसके बाद
ठीक हो, देखो क्या बोलते हैं, स्वविवेक की शक्ति होगी, फिर वीटो पावर, ठीक, फिर उसके बाद वित्तीय शक्ति, ठीक। ऐसा बोलेंगे ना तो ये तो केवल गिनती के हैं कि 10 ठोक दिया है तो ये इसकी केवल यही शक्ति, केवल यही इसकी शक्तियां नहीं है, ठीक। इसकी और भी बहुत सारी शक्तियां हैं, ठीक, जिनके बारे में या तो संविधान में बोला भी नहीं गया है और जिनके बारे में उसको क्या किया जाता है, केवल एक नाम मात्र के लिए कहा जाता है उसको, ठीक है, क्लियर। फिर भी ये कुछ शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति को क्या है, प्राप्त हैं। तो कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, क्षमादान शक्ति, आपातकालीन शक्ति, सैन्य शक्ति, स्वविवेक शक्ति, वीटो पावर, ठीक, वित्तीय शक्ति। इतनी शक्तियां हैं जिनके बारे में हमको क्या करना है, अब स्टडी करना है, ठीक है, क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक। तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, ठीक है, क्लियर। तो देखो राष्ट्रपति की जितनी शक्तियां हैं ना, इनको मैं क्या करूंगा कि आपको आर्टिकल के थ्रू बताते चलता हूं, ये आसानी से एकदम पढ़ने में फिर क्या होगा, ये आसानी से समझ में भी आ जाएगा आपको और याद करने में भी सरल रहेगा, ठीक है, क्लियर। तो चलिए पहले आते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति को लेकर के। तो पहले ही है आपका आर्टिकल 53, ठीक, आर्टिकल 53। तो राष्ट्रपति की पहली कार्यपालिका शक्ति में आ जाएगा आपका आर्टिकल 53, ठीक है। तो 53 में क्या है कि 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। तो कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें, राष्ट्रपति में, ठीक। और ये कार्यपालिका शक्ति जो है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती हैं, जितनी भी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की जाती है, वे सभी की सभी क्या होती हैं, उसकी कार्यपालिका शक्ति होती है, ठीक, ओके। इसके अलावा राष्ट्रपति पे जो क्या बोलते हैं, संविधान के तहत एक और कहा गया है आर्टिकल 78, ठीक। आर्टिकल 78 बोलता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को ठीक मंत्री परिषद के कार्यों की क्या देना, जानकारी देना, ठीक, ओके। तो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के कार्यों की, मतलब मंत्री परिषद क्या काम कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या काम कर रहे हैं, ठीक, इन सब के बारे में जानकारी देने के बारे में कहा गया है। और यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति समय समय पर कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री से क्या मांग सकता है, कार्यों की जानकारी मांग सकता है। तो जब कार्य की जानकारी वो मांगता है तो वो भी उसकी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है, ओके। तो पहला आर्टिकल 53 और 78 ये दोनों के दोनों चल देंगे आपके राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति में। तो पहले में आपका नियुक्तियां, जितनी भी वो नियुक्ति करता है वो सब उसकी कार्यपालिका शक्ति, और दूसरा आर्टिकल 78 के थ्रू वो क्या मांगता है, कार्यों की जानकारी मांगता है, तो वो आपका चल देगा किसमें, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये थी आपकी कार्यपालिका शक्ति। इसके बाद आ जाओ राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें आपके क्या क्या आर्टिकल हैं, तो इसमें आपका आर्टिकल है पहला आर्टिकल 80, आर्टिकल 85, आर्टिकल 87, आर्टिकल 108, आर्टिकल 123, फिर आ जाएगा आर्टिकल 131, ठीक, ओके। ये आर्टिकल जो है ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति से संबंधित है, ठीक है, ओके, क्लियर।
तो चलिए उसको देखते हैं अपन। तो अब पहले मैं एक एक चीज को बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आर्टिकल 80 में बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करना, मनोनीत करना, ठीक। तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक, वो किस में जाती है, आपकी आर्टिकल 80 के थ्रू करता है, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 85, ठीक, ओके। तो आर्टिकल 85 क्या बोलता है, आर्टिकल 85 बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद या किसका, लोकसभा का सत्र बुलाना, ठीक, सत्रावसान करना। सत्रावसान मतलब होता है भंग करना, ठीक है। तो राष्ट्रपति लोकसभा का जो सत्र बुलाता है या सत्रावसान करता है, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत करता है, 85 के तहत करता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, राष्ट्रपति केवल भंग कर सकता है, स्थगित या पोस्टपोन्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्लियर, ओके। और वो भी संसद को भंग नहीं करता, याद रखना, क्योंकि संसद बोलने से लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ भंग किसको करता है, वो किसको, लोकसभा को करता है, ठीक है ना, क्लियर। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद या लोकसभा का सत्र बुलाना और उसका सत्रावसान करना। राष्ट्रपति लोकसभा को 5 साल के कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी भंग कर सकता है, अगर प्रधानमंत्री ने सिफारिश की है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, ठीक है, क्लियर। तो 85 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाना या उसका सत्रावसान करना, ठीक, ओके। इसके बाद आ जाओ आर्टिकल 87, ठीक। आर्टिकल 87 बोलता है राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है ना, ठीक, वो किस आर्टिकल के तहत है, 87। और राष्ट्रपति का अभिभाषण देना भी किस में आता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में। और अभिभाषण को उसके कौन तैयार करता है, तो उसके अब अभिभाषण को तैयार करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी, केंद्रीय क्या, मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है ना। मेन तो सचिव ही तैयार करता है, मगर कभी कभी ऑप्शन में क्या लिखा रहता है, सचिव की जगह लिखा रहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर लिखा है ना, तो भी वो क्या है, सही है, ठीक है, क्लियर। या तो केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखा रहेगा या कैबिनेट सेक्रेटरी लिखा रहेगा, ठीक है ना, ओके, दोनों सही है, ठीक, ओके। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, अभिभाषण ये होता है कि जिसको पहले से ही तैयार कर दिया जाता है, जिसमें ये सारी बातें शामिल कर दी जाती हैं कि उसमें क्या क्या बोलना है, और इसमें उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है, किसका, उपलब्धि की, क्योंकि सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताता है कौन, राष्ट्रपति। तो उसको पहले से ही सारी उपलब्धियों को लिख दिया जाता है कि हमने ये भी किया है, हमने पुल बनाया है, हमने स्वास्थ्य में बहुत काम किया है, शिक्षा में बहुत काम किया है। तो सरकार क्या बोलता है, राष्ट्रपति भाषण पढ़ते समय बोलता है कि हमारी सरकार के द्वारा, वो हमारी सरकार बोलते हुए बात करता है, शुरुआत इसी से करता है वो, ठीक है ना, क्लियर। क्यों हमारी सरकार इसलिए वर्ड यूज करता है वो, क्योंकि आर्टिकल 53 के तहत समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। तो सरकार जो भी काम करती है किसके लिए करेगी, मतलब किसके नाम से करेगी, राष्ट्रपति के नाम से करेगी। इसी कारण वो शुरुआत में बोलता है हमारी सरकार के द्वारा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो 87 में क्या है, राष्ट्रपति का भी भाषण। फिर उसके बाद आर्टिकल 108, ठीक। तो आर्टिकल 108 क्या बोलता है, आर्टिकल 108 बोलता है संयुक्त अधिवेशन, ठीक, संयुक्त
अधिवेशन के बारे में बोला गया है आर्टिकल 108 में। तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, मगर किसके कहने पर? लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाना। देखो क्या होता है कि ना कोई विधेयक होता है या कोई प्रस्ताव होता है जिस पे सहमति नहीं बन पाती है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? राष्ट्रपति को सूचित करता है कि यार कि क्या बोलते हैं, शिक्षा को लेकर के या कृषि को लेकर के कोई कानून बनाना है, कोई विधेयक है, उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों में अनबन है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को जब वो बताता है तो राष्ट्रपति उसको बोलता है कि एक काम करो, जाओ लोकसभा राज्यसभा की एक साथ बैठक बुलाओ, ठीक है ना, क्लियर। तो राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सिफारिश पर या उसके कहने पर क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक। बुलाएगा राष्ट्रपति, मगर उस बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक। लोकसभा स्पीकर करता है उस बैठक की अध्यक्षता, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक। तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाना, ठीक, और उस बैठक की अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा स्पीकर। दो प्रस्ताव, दो बातों के लिए क्या नहीं बुला सकते? संयुक्त बैठक। एक आपका धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, ठीक, और एक संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, ठीक है। एक धन विधेयक के लिए नहीं बुलाया जा सकता और एक संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाते। बाकी किसी के लिए भी क्या कर सकते हैं? संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, ठीक है, ओके। तो याद रखिए आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 123, ठीक। आर्टिकल 123 बोलता है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, ठीक है ना। देखो क्या होता है अध्यादेश? क्या होता है कि कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संसद को, ठीक है ना। हमने जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया हमने ली है, ये ली है ब्रिटेन से। विधि निर्माण कहां से? ब्रिटेन से है। मगर विधि के तहत जो शासन है ये लिया गया है कहां से? जापान से। मतलब हम लोग लॉ बनाएंगे, उसका जो नियम है वो ब्रिटेन से है, और हम लोग जब उसके थ्रू वर्क करेंगे तो उसका नियम कहां से है? जापान से है। विधि के तहत शासन जापान से और विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से, ठीक है ना, ओके। तो यहां पर क्या होता है कि कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। सामान्यतः संसद का जो सत्र होता है, ठीक, वो मैक्सिमम 3 होता है। संसद का सत्र कितना होता है? 3 सत्र होते हैं, ठीक है ना। सत्र कितने? 3। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, ठीक, और एक होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है, ओके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतम कितने सत्र होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक। और अगर पूछता है आपसे कि एक सत्र या एक बैठक के पश्चात दूसरी बैठक पर कितने दिन का टाइम पीरियड गैप होना चाहिए, तो मैक्सिमम 6 महीने का। मतलब एक बैठक अगर जनवरी में हुई है तो दूसरी बैठक कब होगी? आपकी जुलाई में। मतलब एक बैठक के बाद दूसरी बैठक के बीच गैप कितना? 6 महीने का होता है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो अधिकतम 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और इसी में ही क्या होता है, इसी बैठक में क्या होता है कि कानून बनाया जाता है। मगर कभी कभी कोई विशेष सत्र भी बुला लेते हैं, ठीक, तो उसका मैटर अलग है, ओके, क्लियर। तो क्या हुआ, मान लो कि जनवरी माह में क्या हुआ कि संसद की बैठक हुई, क्लियर। वहां पर क्या किया गया कि कोई विषय जैसे कृषि को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के कानून बनाना है, ठीक, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बनाया गया था, ठीक है ना। तो मान लो कृषि को लेकर के कानून बनाना है। अब जनवरी माह में बैठक हुई, जो जो कानून बनाना था उसको बना लिए। अब बैठक खत्म, तो अब दूसरी बैठक कब होगी? 6 महीने बाद होगी। जनवरी में बैठक हुई है और अब बैठक जब 6 महीने बाद जुलाई में होगी, तो मान लो इसी बीच फरवरी और मार्च के मध्य में, ठीक है, क्लियर, महिलाओं पर अत्याचार बहुत बढ़ गया, ठीक, क्लियर। महिलाओं पर अत्याचार खूब बढ़ गया और ऐसा बढ़ गया कि उसके लिए कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, उनकी सुरक्षा को लेकर के, क्लियर। तो अब अगर कानून बनाना है तो विशेष सत्र भी बुला सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं बुला सकते, मगर सामान्यतः हर विषय पर विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता, क्लियर। तो मान लीजिए अब विशेष सत्र भी नहीं बुला सकते, तो यहां पर उनके लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या किया गया है
कि राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है, ठीक है, ओके, राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है और ये अधिकार अंग्रेजी शासन के समय में ही दे दिया गया था 1861 में, जिसके तहत भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल कम वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया 1861 में, ठीक है ना। क्या होता है अध्यादेश, बता रहा हूं, ठीक है। अध्यादेश क्या होगा कि अब यहां पर मान लीजिए अप्रैल मतलब मार्च अप्रैल में जब कानून बनाना जरूरी हो गया, तो यहां पर राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति अल्पकाल के लिए मतलब शॉर्ट टाइम के लिए एक आदेश जारी कर सकता है जो किसके इक्वल होगा, लॉ के इक्वल होगा, मतलब कानून के समकक्ष होगा वो, ठीक। और कानून के समकक्ष होगा मतलब वो क्या होगा, एक तरीके का लॉ ही होगा। तो राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब अल्पकाल के लिए एक आदेश जारी करता है जो कानून के समान होता है, ठीक है ना। और ये अल्पकाल कितने दिन के लिए होता है, मैक्सिमम 6 माह के लिए होता है, ठीक है, क्लियर। तो राष्ट्रपति द्वारा जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और इसी बीच किसी विषय को लेकर के कानून बनाना अति आवश्यक हो, तब राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है जो अध्यादेश कहलाता है और जो कानून के समान होता है, ठीक है ना। क्योंकि अध्यादेश का अर्थ ही होता है अधिधन आदेश। क्या होता है, अधिधन आदेश, अधि मतलब अल्प, थोड़े समय के लिए, ठीक है, क्लियर, ओके। अब इसके बाद जब उसने अध्यादेश जारी कर दिया तो 6 महीने तक रहेगा। अब अगर उस अध्यादेश को परमानेंट लॉ बनाना है तो यहां पर 6 माह के अंदर संसद में उसको पेश करना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा। अगर वो पास हो गया तब तो परमानेंट लॉ, और अगर वो पास नहीं हुआ, ठीक, तो अंतिम दिन, जिस दिन अंतिम मतलब जिस दिन जो दूसरा सदन है, जिस दिन दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरा सदन जब उसको मना कर देगा तो उसी दिन से 6 सप्ताह के अंदर वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक समाप्त। तो कितने दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा, 6 सप्ताह के अंदर, ठीक है, ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाएगा वो, ठीक है, क्लियर, ओके। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना भी क्या है, आपका एक विधायी शक्ति है, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद आर्टिकल 131, तो आर्टिकल 131 बोलता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत करना, ठीक है ना। ध्यान दो इसको, यहां पर मैंने बोला है कि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करना, याद रखिएगा, एक आर्टिकल है, ठीक है ना, ओके, आर्टिकल 331, ठीक है ना, आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 और इससे पहले एक आर्टिकल 330। तो आर्टिकल 330 बोलता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मतलब लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण, लोकसभा में ST SC के सीटों का आरक्षण, ये बोला है आर्टिकल 330। और 331 बोला है लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, किसका, एंग्लो इंडियन का, ठीक है। तो ये जो एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट आरक्षित है और ये सीट में जो राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करता है वो कौन सी आर्टिकल के तहत है, 331 के तहत है, ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये आपकी क्या है, विधायी शक्ति। एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो आर्टिकल 80 राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करना, कहाँ, राज्यसभा में, और वो कौन होते हैं, वो शिक्षा, वो कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य से होते हैं, ठीक। मगर बाद में जब सचिन तेंदुलकर को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया तो चूंकि वो खेल के क्षेत्र से थे तो खेल को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है ना, ओके। बाद में क्या किया गया कि खेल को भी शामिल कर दिया गया इन 12 सदस्यों के स्वरूप में, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद 85 राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र बुलाना, सत्र भाषण करना। 87 राष्ट्रपति का भी भाषण जो कौन तैयार करता है, केंद्रीय कैबिनेट
या कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक, उसके बाद 108 राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। किसके कहने पर? लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर। ठीक है ना, क्लियर। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर ही करता है। क्लियर। केवल 2 के लिए लोग संयुक्त बैठक नहीं बुलाते, एक धन विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 123 अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करना। तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति क्या करता है? एक आदेश जारी करता है जो कानून के समान होता है। 6 महीने तक वैलिड होगा ये। अगर इसको परमानेंट नहीं बनाए, मतलब संसद द्वारा उसको पारित नहीं किया गया, तो 6 सप्ताह के अंदर समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 131 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत करना। ठीक है, क्लियर। और वो कहां से? आर्टिकल 331 जो बोला है एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण, वहीं से। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गई उसकी विधायी शक्ति। अब आ जाओ राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में ठीक, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में एक है आर्टिकल 143, ठीक, और एक है आर्टिकल 72। चूंकि 72 उसकी क्षमादान शक्ति है, ठीक है, मगर फिर भी मैं उसको किस में रखा हूं? मतलब फिर भी वो किस में आती है? न्यायिक शक्ति में आती है। ठीक है, आर्टिकल 143। ठीक है, तो आर्टिकल 143 बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना? सलाह लेना। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना? सलाह लेना। ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या करता है कि कभी कभी लॉ से रिलेटेड कोई अगर मैटर होता है तो उसके लिए उसको क्या लेना पड़ता है? सलाह लेना पड़ता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको कोई सलाह दिया है तो ये जरूरी भी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है तो राष्ट्रपति उसको माने। और यहां पर यह भी जरूरी नहीं है कि अगर राष्ट्रपति ने सलाह मांगी है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह दे। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब राष्ट्रपति सलाह मांगता है और उन लोग सलाह दे देते हैं तो बोलता है ठीक है देखता हूं करके, मतलब नहीं उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, उसको फॉलो नहीं करता है वो। क्लियर। तो इसी कारण क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति कभी सलाह वाला मांगा तो वो भी बोल देते हैं कि हमारे पास नहीं है। ठीक है ना भाई, अगर मैं आपसे एडवाइस लिया हूं, ठीक, ओके, और आपने मेरे को अच्छा एडवाइस दिया तो जरूरी नहीं कि मैं उस एडवाइस को लागू करूं। मैंने बस सलाह मांगी आपसे, ठीक, और मैं आपसे हर बार सलाह मांगता हूं और आप हर बार मेरे को सलाह देते हो और मैं उसको लागू नहीं करता अपने में। तो एक बार क्या हो जाएगा कि मैं आपसे फिर से सलाह मांगूंगा तो आप बोल दोगे कि मेरे पास कोई एडवाइस नहीं है, तो आप भी मेरे को मना कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो वैसे ही राष्ट्रपति को भी देना जरूरी नहीं है क्या चीज? सलाह। ओके, तो राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय से जो सलाह मांगी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, वो किसके अंतर्गत आती है? न्यायिक शक्ति के अंतर्गत आती है। और दूसरा है आपका आर्टिकल 72 जो बोलता है क्षमा दान से संबंधित। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक, क्लियर, ओके। इसके बाद आ जाओ राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति। तो राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति कहने का मतलब है कि विदेश नीति से संबंधित। किससे संबंधित? विदेश नीति। ठीक है ना, मतलब सरकार द्वारा जितना भी विदेशों से संधि समझौता जो किया जाता है वो सब किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। जो विदेशों से संबंध बनते हैं, ठीक है ना, ओके, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनता है जो हमारा, वो किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संधि, समझौता, ये सब कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति। और राजदूतों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति भी किसमें आती है? उसकी कूटनीतिक शक्ति में आती है। ठीक है, क्लियर। तो कूटनीतिक शक्ति में उसका विदेशों से संबंध और राजदूतों की नियुक्ति करना। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति में आएगा एक आपका आर्टिकल 352, एक आएगा आर्टिकल 356, एक आएगा आर्टिकल 360 एंड एक आएगा आर्टिकल 365। ठीक है,
ओके, तो ये 4 आर्टिकल उसकी आपातकालीन शक्ति में आते हैं। तो 352 में है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक, क्लियर। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में है राष्ट्रपति शासन। ठीक, ओके। 360 में है वित्तीय आपातकाल। ठीक, ओके। और उसके बाद 365 में भी है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ओके। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल बिना मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति नहीं लगाएगा, ये उसका आपातकाल लगाना, ठीक है ना, ओके। या तो पूरे देश में या तो किसी देश के एक छोटे से भूभाग में लगा सकता है। उसके बाद आपका है आर्टिकल 356, ये है आपका राष्ट्रपति शासन। इससे 2 है, एक है आर्टिकल 365 और एक है आर्टिकल 356। तो देखो, जब राष्ट्रपति ठीक, जब राष्ट्रपति राज्यपाल के कहने पर, किसके कहने पर? राज्यपाल के कहने पर जब वह क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लागू करेगा। किसके कहने पर? राज्यपाल के कहने पर जब राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करेगा तो वो आर्टिकल 356 के तहत होगा। ठीक, और जब राष्ट्रपति किसी राज्य में मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार, मीडिया से जानकारी पर जब राष्ट्रपति शासन लगाता है तो कौन से आर्टिकल के तहत होगा? 365 के तहत होगा। ठीक है ना। अगर राज्यपाल के कहने पर लगाएगा, मतलब उसकी सलाह पर, उसकी रिपोर्ट पर, तो आपका आर्टिकल 356, और जब मीडिया के कहने पर या मीडिया के द्वारा खबरें मिलने पर जब लगाएगा तो आर्टिकल 365। और एक है आपका 360 जो वित्तीय आपातकाल है। ठीक, ओके, ये भी आपकी क्या होगी? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। ठीक, अब आ जाओ स्वविवेक शक्ति। तो राष्ट्रपति का स्वविवेक शक्ति, एक तो वैसे ही ये है कि वैसे भी उसके पास कोई जो भी शक्तियां हैं वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसको यूज नहीं कर सकता। ठीक, मगर उसको एक अधिकार और दे दिया गया है जिसके तहत उसको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां वो अपना दिमाग लगा सकता है। ठीक है ना, और वो है कौन सी शक्ति? स्वविवेकी शक्ति। क्लियर, ओके। तो स्वविवेक शक्ति क्या है कि जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, पूर्ण बहुमत ना मिला हो, तब राष्ट्रपति अपने विवेक का क्या करता है? प्रयोग करता है। और जब अपने विवेक का प्रयोग किया, विवेक मतलब अपने दिमाग का, तो वह उसकी स्वविवेक शक्ति हो जाती है। फिर वो राष्ट्रपति के ऊपर है कि मान लो 2 दल हैं, दोनों में से किसी को बहुमत नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति का मन वो किसी भी एक दल को बोल सकता है कि जाइए, आइए और सरकार बनाइए। तो ये वहां पर वो अपना खुद का सोच अप्लाई करता है। ठीक है ना, तो ये उसकी किस में आ जाती है? स्वविवेक की शक्ति में आ जाती है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्षमादान शक्ति जो बताया था मैं, देखो, तो क्षमादान शक्ति, पहली बात तो याद रखो कि क्षमादान जो है ये उसकी कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, उसकी एक कार्यकारी है। क्लियर, ओके। कार्यपालिका नहीं बोल रहा हूं ना मैं, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो क्षमादान है, राष्ट्रपति अगर क्षमादान या क्षमादान के तहत किसी कोई सजा को माफ करता है तो यह उसके लिए ऐसा नहीं है कि वह एकदम, मान लीजिए किसी को फांसी की सजा हुई है, ठीक, अब राष्ट्रपति उसकी फांसी की सजा को माफ कर दिया, ठीक, तो हम उससे ये नहीं पूछ सकते, और अगर मान लो हमने उससे पूछा कि आपने क्यों माफ किया,
तो राष्ट्रपति जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है कि क्यों मैंने उसको क्षमा किया। इसके लिए अगर राष्ट्रपति से कोई पूछा जाए तो राष्ट्रपति उसका आंसर या उसके लिए जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है ना, ओके क्लियर। और ये इसी कारण जब वो जवाब देने के कारण बाध्य नहीं है, जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, तो वो आ जाएगा यहां पर उसकी विवेकाधीन शक्ति पर भी। किस पे आ जाएगा वो? विवेकाधीन शक्ति पर भी आ जाएगा। किसके? राष्ट्रपति के। ठीक है, क्लियर, ओके ठीक। तो जब राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ करता है तो माफी का कारण बताने के लिए वो बाध्य नहीं होता। ठीक है, और जब बाध्य नहीं होगा तो यहां पर वो किसका प्रयोग कर लेता है? अपने विवेकाधीन का प्रयोग कर लेता है। ठीक है, क्लियर। तो ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्लियर। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। ठीक, देखो ठीक, ठीक, ओके क्लियर। देखो राष्ट्रपति की जो क्षमादान जो शक्ति है ना, इसको 5 भाग में बांटे हैं। एक है इसका क्षमा, ठीक, एक है आपका लघुकरण, ठीक, एक है परिहार, एक है विराम और लास्ट है प्रविलंब। ठीक, क्लियर। राष्ट्रपति का ये जो क्षमादान शक्ति है, इसके लिए 2 ठो केस हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। एक हुआ था 1980, ठीक, मारूराम बनाम भारत संघ, ठीक, ओके। और एक हुआ था आपका 1994 में, ठीक, एक हुआ था 1994 में जो था धनंजय चटर्जी बनाम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ। धनंजय बनर्जी वो एक लिफ्ट में के रेप केस में था। ठीक है ना, ओके। तो दोनों के लिए ना क्या चीज मृत्यु की सजा को माफ करने वाला मैटर था। तो यहां पर कारण बताना कोई जरूरी नहीं था। ठीक है ना। तो इसके बाद ये कह दिया गया था कि राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो उसको माफ करे या ना करे, उसका जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं होगा। तो इसके बाद ये क्षमादान की शक्ति को क्या किया गया, राष्ट्रपति की और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, ओके। तो यहां पर उसकी 5 प्रकार की है ये क्षमादान। पहला है क्षमा। क्षमा कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से क्या करना, माफ कर देना, मतलब कंप्लीटली सजा खत्म कर देना। ठीक, अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसके मृत्युदंड को ही खत्म कर सकता है, मतलब उसको सजा से मुक्ति दिला सकता है। ठीक है ना, क्लियर। तो जब पूर्ण रूप से सजा माफी हो जाएगी तो क्षमा कहलाता है। दूसरा होता है लघुकरण। लघुकरण क्या होता है कि लघुकरण में सजा का स्वरूप बदल जाता है। सजा का स्वरूप मतलब जैसे मान लो किसी को कठोर दंड मिला है, ठीक है, ओके, कठोर सजा मिला है और उसको क्या करने कि उसकी सजा को कठोर से क्या कर दो, साधारण सजा में चेंज कर दो। या किसी को फांसी की सजा मिली है तो फांसी की सजा को चेंज करके किस में ले आओ, आजीवन कारावास में ले आओ। तो स्वरूप उसका बदल गया, था फांसी मगर आ गया किसमें, उम्र कैद में। ठीक, स्वरूप बदल गया, था कठोर अब आ गया साधारण में। तो जब सजा का स्वरूप बदल दिया जाता है तो वो कहलाता है लघुकरण कहलाता है। ठीक है, लघुकरण और परिहार में ये अंतर है कि लघुकरण में सजा का स्वरूप बदल जाता है और यहां पर परिहार में सजा का स्वरूप नहीं बदलता, सजा कम होती है, स्वरूप नहीं। ठीक है, भले लघुकरण में भी सजा कम हुई, क्लियर, मगर उसका स्वरूप बदला है कि फांसी से उम्र कैद में आ गया, मगर यहां पर
परिहार में सजा का स्वरूप नहीं बदला है, भले उसको कठोर सजा मिली है, मान लो कठोर दंड मिला है उसको कितना 10 साल की, तो कठोर ही रहेगा, भले वो 10 साल को कम करके कितना कर दें 5 साल कर दें। ठीक है, तो सजा का स्वरूप नहीं बदलेगा, बस सजा कम हो जाएगी उसमें। ठीक है, कठोर है तो कठोर ही रहेगा वो, ठीक, भले 10 से 5 साल हो जाएगा। तो परिहार में सजा का स्वरूप नहीं बदलता और सजा बस कम होती है। उसके बाद होता है विराम। ये जो होता है ये विशेष परिस्थिति में होता है, ठीक, विशेष परिस्थिति में। और विशेष परिस्थिति में क्या होता है, यहां पर सजा का स्वरूप भी बदल जाता है। ठीक, क्लियर। विशेष परिस्थिति में होता है और सजा का क्या बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है यहां पर। ठीक है, और विशेष परिस्थिति क्या है कि मान लो गर्भवती महिला है तो उसकी सजा को क्या कर दो, कम कर दो। जैसे उसको फांसी है तो उसको उम्र कैद कर दो। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक, तो उसको उम्र कैद की कठोर सजा हुई है तो उसको साधारण सजा में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। वो एक स्थिति को देख करके जब सजा को कम किया जाता है और उसके स्वरूप को भी बदला जाता है तो वो कहलाता है कौन सा, विराम कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर, ओके। एंड लास्ट है यहां पर क्या, प्रविलंब। तो प्रविलंब में क्या हो जाती है, सजा पर रोक, सजा पर रोक हो जाती है। मतलब क्या होता है इसमें कि यहीं पर राष्ट्रपति के पास क्षमा के लिए भेजा जाता है याचिका, और राष्ट्रपति के पास जब क्षमा के लिए याचिका भेजा जाता है और वह प्रक्रिया वो प्रोसेस में होती है तो यहां पर क्या किया जाता है कि उसकी सजा को रोक दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे किसी को फांसी की सजा हो, ठीक, जैसे याकूब मेनन के साथ हुआ था, क्लियर, ओके, कि उसको फांसी की सजा हो गई थी मगर राष्ट्रपति के पास विचाराधीन था, भेजा था राष्ट्रपति के पास अपनी याचिका, दया याचिका, मगर उस पर कोई फैसला ही नहीं आ रहा था तो उसकी फांसी की सजा को बढ़ते ही गया, मतलब उसको रोक दिया गया था। ठीक है, ओके, तो यहां पर सजा को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। तो ये आपकी राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति। पहला आपका क्षमा जिसमें सजा पूर्णतः माफ, लघुकरण सजा का स्वरूप बदल जाता है, परिहार सजा कम होती है मगर स्वरूप नहीं बदलता, विराम विशेष परिस्थिति में सजा का स्वरूप भी बदल जाता है और कम भी कर देते हैं, और प्रविलंब जिसमें सजा को रोक दिया जाता है। ठीक, अगर वो राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है तो। ठीक है, एंड उसके बाद वीटो शक्ति। देखो ये वीटो पावर लिया गया है यूएस से। ठीक है, कहां से लिया गया है, यूएस से लिया गया है। क्लियर, ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। पहला अब्सोल्यूट वीटो, दूसरा सस्पेंसिव वीटो, तीसरा पॉकेट वीटो एंड चौथा क्वालिफाइड वीटो। ठीक, ओके, ठीक, और इस वीटो पावर का यूज राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान केवल एक बार कर सकता है। ठीक है ना, भारत में ये यूएसए से लिया गया है और भारत में सबसे पहले वीटो पावर का यूज किया गया था 1986 में तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ठीक, जिसमें उन्होंने क्या किया था, डाकघर अधिनियम पर वीटो लगाया था। ठीक, और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम ने शिक्षा पे। ठीक है, ओके, तो अब्सोल्यूट वीटो, अब्सोल्यूट वीटो क्या होता है कि यहां पर विधेयक को क्या करते हैं, पूर्णतः मना कर देता है। विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देना, यह कहलाता है अब्सोल्यूट वीटो। यहां पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, भारत का नहीं ना, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति मना ही नहीं कर सकता, उसको पुनः विचार के लिए अगर उसके पास भेजा गया तो उसको साइन करना जरूरी है। ठीक है ना, या यहां पर भारत का राष्ट्रपति एक बार इसको यूज भी किए हैं अब्सोल्यूट वीटो को, क्लियर, क्यों मना भी कर देता है। तो जब मना करता है तो यहां पर परिस्थितियां अलग हो जाती हैं क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ वो चल देता है। ठीक है, क्लियर। तो अब्सोल्यूट वीटो में क्या किया जाता है कि विधेयक को पूर्णतः मना कर देते हैं। उसके बाद आता है सस्पेंसिव वीटो। तो सस्पेंसिव वीटो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है, किसके लिए, पुनः
विचार के लिए जब भेज देता है और जब संसद के पास वापस भेजता है जाकि फिर से उसको एक बार पढ़ लो, और जब बिना संशोधन किए संसद उसको वापस जब भेजती है ना, तो राष्ट्रपति के लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि वह उस विधेयक पर साइन करे। ठीक है, क्लियर। तो जब पुनर्विचार के लिए किसी को वापस भेज देता है वो विधेयक को, तो कौन से वीटो का प्रयोग करता है वो? किसका? सस्पेंसिव का। तीसरा है पॉकेट वीटो, या इसको बोला जाता है जेबी वीटो। इसको जेबी वीटो भी बोलते हैं। इसमें राष्ट्रपति क्या करता है कि इसमें प्रस्ताव को देखता भी नहीं, मतलब लोकसभा राज्यसभा उसके पास कोई विधेयक भेजे साइन करने के लिए, तो विधेयक उसके पॉकेट में मतलब टेबल में ही पड़ा रहता है, मतलब देखना ही नहीं है उसको। ठीक, ओके। जानकर भी अनजान बनना है। ठीक है, तो यहां पर जब वो किसी विधेयक को देखता ही नहीं है, उसको नेग्लेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है, तो कौन सा पावर है उसका? जेबी वीटो, या इसी को बोलते हैं पॉकेट पॉकेट वीटो, सॉरी पॉकेट मनी बोल रहा हूं, पॉकेट वीटो। क्लियर, ओके। एंड लास्ट वाला भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ये किसके लिए है? ये यूएस के लिए है। यहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल द्वारा खारिज कर देना, मतलब राष्ट्रपति अगर कोई प्रस्ताव भेजा है तो उसको मंत्रिमंडल क्या कर दे? खारिज कर दे। तो ये वीटो यहां पर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? क्वालिफाइड वीटो भारत के राष्ट्रपति को नहीं मिला है। ठीक है, क्लियर। तो ये 4 वीटो है, अब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, फिर पॉकेट या जेबी वीटो और क्वालिफाइड। तो अब्सोल्यूट में टोटली मना कर देना, फिर उसके बाद सस्पेंसिव में पुनः विचार के लिए भेजना, और उसका जब वापस आए तो उसमें साइन करना अनिवार्य है। ठीक, उसके बाद तीसरा है आपका जेबी वीटो, जिसकी तरफ देखना ही नहीं, इग्नोर कर देना, और लास्ट आपका क्वालिफाइड, जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है भारत के। सुनो, धन विधेयक पर, ठीक, धन विधेयक पर क्या है कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर क्या कर सकता है कि उसको रोक के रख सकता है। उसको या तो साइन कर देगा, ठीक, या तो उसको रोक करके रख सकता है, मगर धन विधेयक को वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। अगर राष्ट्रपति के पास गया है धन विधेयक साइन कराने के लिए, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति उसको रोक करके रख देगा, मगर ये नहीं बोलेगा कि उस पर पुनः विचार करो। मतलब सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति धन विधेयक पर नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा इसको। ठीक, एंड उसके बाद आपका राष्ट्रपति की अन्य शक्ति। तो राष्ट्रपति की अन्य शक्ति में आपका आ जाएगा एक वित्तीय शक्ति। ठीक, तो वित्तीय शक्ति में क्या आ जाएगा? वित्तीय शक्ति में आ जाएगा आपका आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक, ठीक, ओके। उसके बाद आर्टिकल 111 जिसमें राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति देना या पुनर्विचार के लिए भेजना। ठीक, ओके। उसके बाद आर्टिकल 112 क्या है आपका? वार्षिक वित्तीय विवरण। याद रखना, हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट की जगह क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति जरूरी है, तो ये उसका वित्तीय शक्ति हो जाता है। फिर उसके बाद किसी पर क्या करना? किसी विधेयक पर सहमति देना, ये भी इसके शक्ति में आ जाएगा, अन्य शक्तियों में। और वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने से पहले बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति, ये इसका किस में आ जाएगा? वित्तीय शक्ति में आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो जितनी भी इसकी फाइनेंशियल से रिलेटेड होती है। फिर उसके बाद हो गया आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जो राष्ट्रपति के पास संरक्षित रहती है, आर्टिकल 267, ये भी उसका क्या है? आपका वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना, तो ये सब है आपका राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के तहत। ओके, तो इतना आपको क्या करना है? स्टडी करना है किसके बारे में? राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है, ओके, अच्छे से इसको पढ़िए,
अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक, ओके। मैं इसी तरह आपके समस्याओं को लेकर के, मतलब जो भी आपकी समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते रहूंगा। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाए और आप इसको अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है ना, ताकि अगर इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो आपसे बने, ठीक है, क्लियर, ओके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट्स पर जरूर बताएं, ओके। थैंक यू सो मच।